वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का एक और पेपर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की तरफ, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया ये सेक्शन ए होगा और इसमें 1 से लेके 12 तक आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो सभी एमसीक्यू रहेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम पेपर को। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे यूनेस्को के बारे में, यूएनएसओ। ठीक है, UNESCO ये है आपका यूनेस्को। इसके बारे में बोला गया कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले यूनेस्को आपको पता होना चाहिए क्या होता है। आपका यूएनओ है, उसी का एक पार्ट, उसी के अंदर जो है यूनेस्को को भी जो क्या है फॉर्म किया गया यानी बनाया गया। एंड इसका क्या काम होता है कि जो भी एजुकेशनल, साइंटिफिक और जो भी आपका सांस्कृतिक रिलेटेड जो भी कार्य होता है उसका उद्देश्य, ये सारी चीजें इसी के अंदर आता है। जैसे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। अगर इसकी हम मुख्यालय की बात करें, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है पेरिस, फ्रांस के अंदर। तो इसका मुख्यालय आपका ऑप्शन जो ब दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर होगा। यूएनएसको के बारे में ये चीजें थी। इंग्लिश मीडियम में आपका दिया हुआ है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, तो पेरिस फ्रांस के अंदर जो है ये इसका, ये आपका ऑप्शन सी होगा और ये आपका बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेरिस के अंदर, पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में, तो वहां पर जो है यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में यहाँ पर शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पर भी तैयारी करके हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करते हैं। जी हाँ बच्चों, ऐसे बच्चे जो 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करते हैं तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। हमने हिस्ट्री सब्जेक्ट के 15 सैम्पल पेपर की PDF रेडी कर रखी है बच्चों, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर, जो कि अभी आपको 50% के डिस्काउंटेड रेट पर देखने को मिलेगा। और ये जो ऑफर है 50% डिस्काउंट वाला, ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, कभी भी खत्म हो सकता है। ठीक है, वैसे तो हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो सैम्पल पेपर हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसका ओरिजिनल प्राइस देखें तो ये 299 रुपये है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो 50% डिस्काउंट ऑफर के तहत केवल और केवल 149 रुपीज़ में आपको ये सैम्पल पेपर्स देखने को मिल जाएंगे। सैम्पल पेपर्स को लेने के लिए स्क्रीन पर जो दो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, दोनों में से किसी एक पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सैम्पल पेपर्स को बाय कर सकते हैं। तो आज ही इन सैम्पल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में 4 चांद लगाइए बच्चों। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ आएंगे। यूनिसेफ की स्थापना किसके द्वारा की गई? यूएसए के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के द्वारा, या यूएसएसआर के द्वारा। अगर हम देखें यूनिसेफ, जो कि यूएनओ का ये भी एक पार्ट ही माना जाता है, यूएनओ के अंदर ही आता है। एंड इसकी जो स्थापना करी है वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, यूएनओ का जो है एक पार्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा, और उसी एक पार्ट ने जो है यूनिसेफ की, जिसको हम बोलते हैं UNICEF। ठीक है, यूनिसेफ, CEF हो जाएगा। तो ये बच्चों के लिए खासकर जो है ध्यान देने के लिए उनके लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका। एंड संयुक्त राष्ट्र महासभा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बा, इसी ने इसको बनाया है। अगर हम देखें इंग्लिश मीडियम में, बाय whom was जो है यूनिसेफ एस्टेब्लिश्ड, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। स्वतंत्र राज्य बनने से पहले गुजरात और हरियाणा निम्नलिखित में से किन मूल राज्यों के अंग थे? अगर हम देखें गुजरात और हरियाणा निम्नलिखित में से किन मूल राज्यों के अंग थे पहले ये, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हिमाचल और पंजाब के, हिमाचल और बंबई के, बंबई और पंजाब के, या राजस्थान और यूपी के। अगर हम देखें गुजरात और हरियाणा, गुजरात देखें हम तो ये आपका बंबई आ जाएगा, और हरियाणा पंजाब आप सभी जानते होंगे ये पहले एक ही हुआ करता था, फिर इसको जो है हरियाणा बनाया गया। करीब हरियाणा जो है 1966 में जो है फॉर्म किया गया, नया स्टेट बनाया गया। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा ऑप्शन सा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका ठीक होगा। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं गुजरात एंड हरियाणा वेर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनल स्टेट्स बिफोर बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट स्टेट वेयर देयर ऑर्गन्स। ठीक है, तो यहाँ पे बॉम्बे एंड पंजाब, यहाँ पे बॉम्बे एंड पंजाब, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं हम। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन सा काल प्रथम विश्व युद्ध का समय है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप जानते होंगे सभी, जो कब से कब तक हुआ था, 1914 से 18 तक चला था ये। एंड सेकंड आपसे पूछ ले तो वो 39 से लेकर 45 तक, यानी 1939 से 1945 तक ये जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था। एंड जब फर्स्ट की बात हो तो वो 1914 से लेकर 1918 तक ये चला था। एंड
प्रथम विश्व युद्ध जो है बहुत भयानक माना जाता है, बहुत लोगों की इसमें मृत्यु होती है। कई सारी वीडियोस आपने इससे रिलेटेड देखी भी होगी। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पे 1914 से लेकर 18 तक। ऑप्शन जो है आपका बी निकलकर राइट आंसर निकलकर आ जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें और 6ठे के लिए इन्होंने क्या दिया है, अभिकथन और कारण के लिए यहाँ पे निर्देश दे दिया है कि ये 5वें और 6ठे के लिए है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन आपका नीचे पूछा जाएगा। नीचे यहाँ पे देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध ने विश्व में अशांति का माहौल पैदा कर दिया था। तो ये बात सही है, अशांति का माहौल पैदा कर दिया था पूरे विश्व भर में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला सही है, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर हो ही गया, तो इसने शांति कहाँ ही स्थापित कर पाया ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, आपका अभिकथन सही है, लेकिन कारण जो है सही उसकी व्याख्या नहीं करता। हाँ, इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर पा रहा। दोनों सही है। यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन में अगर चले हम, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो बी आपका 5वें का आ जाएगा। एंड 6ठे का अगर हम देखें क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, तो ये सही है। एंड भारत भी जो है करीब इसी टाइम जो है 30 अक्टूबर को भारत भी इसका सदस्य बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में कार्यरत है, क्योंकि भारत इसका सदस्य है, ऐसी बात नहीं है, भारत सदस्य हो ना हो, लेकिन ये फिर भी काम करता रहेगा। तो ये इसका रीजन जो है कोई सही नहीं बैठा। तो हम देखेंगे ऑप्शन जो यानी दावा सही है, लेकिन कारण क्या है, गलत। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगर इसमें ऑप्शन देखेंगे, ए सच है लेकिन आर झूठा है, तो ऑप्शन सी निकल कर आएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, असर्शन दिया हुआ है आपका, द सेकंड वर्ल्ड वॉर हैड क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ अनरेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रीजन की बात करें, द यूनाइटेड नेशन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग पीस इन द वर्ल्ड। तो आपका दोनों ही सही है, बट रीजन जो है सही व्याख्या नहीं है इसकी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। आगे देखें, इसी का अगर हम 6th क्वेश्चन को देखें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। सही हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन इज प्रेसिडेंटली फंक्शनिंग एज इंडियाज इट्स इज इट्स मेंबर। तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका अगर हम देखें तो ऑप्शन सी आएगा आपका, इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ आते, भारत में राष्ट्रीय निर्माण में कौन से तत्व बाधा डालते हैं। भारत का जो है राष्ट्रीय निर्माण में, और ये किसी भी देश में हो तो सभी देश में ये बाधा डालते ही डालते हैं। निरक्षरता यानी आपकी जो है अशिक्षा, ठीक है, ये बाधा डालते हैं, सही हो जाएगा। बेरोजगारी ये भी डालते हैं, जातिवाद ये भी डालते हैं, यानी उपरोक्त सभी, ये तीनों ही ऊपर के जो पॉइंट है, एक विश्व के निर्माण में अगर कोई भी देश निर्माण कर रहा हो, चाहे भारत हो गया, कोई भी देश हो गया, उसमें अगर ये चीजें हैं तो वो ये चीजें बाधा डालती है किसी भी देश के राष्ट्रीय निर्माण में। तो ये आपका ऑप्शन जो है द निकलकर राइट आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट आर द फैक्टर्स जो है हिंडरिंग द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ इन इंडिया। तो यहाँ पे इलिटरेसी हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ठीक है, कैस्टिज्म हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी निकलकर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ आते हैं, भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो भारत क्या है, एक विकासशील देश है। आप सभी जानते होंगे भारत क्या है, 3 टाइप के देश होते हैं अगर वर्ल्ड की बात करें हम, तो जिसमें एक विकासशील देश होता है जिसको जो विकास कर रहा हो, एक विकसित देश होता है जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, इन्होंने सबने अपना विकास कर लिया। विकासशील देशों में भारत आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, श्रीलंका आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं। एक होता है अविकसित देश, जो विकासशील ही नहीं, मतलब उससे भी नीचे। अगर हम भारत के बारे में देखें तो भारत क्या एक विकासशील देश है, तो ये ठीक हो जाएगा। भारत एक विकसित देश है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत में कई भाषाएं बोली जाती है, तो ये बात सही हो जाएगी। भारत एक स्वतंत्र देश है, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी पहला अगर हम देखें, तीसरा देखें एंड फोर्थ देखें, तो ये 3 आपके सही हो जाएंगे। अगर फोर्थ की बात करें, यहाँ पे दिए हुए जो आपके ऑप्शन, यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा, यहाँ पे ऑप्शन सी इसमें दिखा रहा है, राइट आंसर ये हो जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंडिया। तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो ये सही हो जाएगा। डेवलप कंट्री नहीं है। मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया, सही हो जाएगा। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी अगर हम देखें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये जो है आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपका ऑप्शन सी वाला जो है राइट आंसर होगा, तो ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त के बारे में बात की गई, कौन थे, तो वो सुकुमार सेन थे। ऑप्शन जो अ है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे पूछा जाता है,
सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। इंग्लिश मीडियम में देखिए, हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो सुकुमार सेन, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन जो है यहाँ पे बोला गया है टाइम वाइज या टाइम पीरियड वाइज आपको लगाना है, इसे जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। दूसरा आम चुनाव, वीवी गिरी भारत के राष्ट्रपति चुने गए। चौथा आम चुनाव, या कांग्रेस आर सीपीआई गठबंधन ने आम चुनाव में कई सीटों पर जीत हासिल करी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। दूसरा आम चुनाव आप सभी को पता होगा, ये फर्स्ट पे ही आएगा, और चौथा आम चुनाव ये जो है इसके बाद ही आएगा। अब आपको बताना है मुझे कि कौन सा राइट आंसर होगा। वैसे भी आप अगर ऑप्शन को देखेंगे, अगर आप एक सही कर देते ना, तो उससे आपको ऑप्शन लगभग पता चल जाते हैं। जैसे अगर हम देखें दूसरा आम चुनाव, तो सबसे पहले दूसरा आम चुनाव ही हुआ होगा और पहला ही में ही यहाँ पे दिखाया हुआ है। एंड यहाँ पे देखेंगे तो मैंने पूरा आपको बता ही दिया एक तरह से कि राइट आंसर क्या है। फिर भी मुझे कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन जो है क्या निकल कर आएगा राइट आंसर। इंग्लिश मीडियम में देखें हम, तो यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सेकंड जनरल जो है इलेक्शन, वीवी गिरी जो है की बात हुई है। इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फोर्थ जनरल इलेक्शन की बात हुई है। एंड डी बात हुई है द कांग्रेस आर सीपीआई अलायंस विल विन मैनी सीट्स इन द जनरल इलेक्शंस। तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या निकल कर आएगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य कब बनाया गया। बिहार को अगर देखेंगे तो बिहार क्या है, झारखंड जो है पहले बिहार का एक पार्ट हुआ करता था, बिहार का हिस्सा हुआ करता था। फिर जो है बाद में उसको जो है बदल दिया गया, मतलब दो राज्यों में विभाजित कर दिया गया बिहार को, जो कि एक नया राज्य फॉर्म हुआ जिसका नाम झारखंड है। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था सन 2000 में। झारखंड को नए राज्य के रूप में बनाया गया था। व्हेन वाज द स्टेट ऑफ झारखंड फॉर्म, तो यहाँ पे अगर हम देखिए ऑप्शन ए 2000 में जो है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 12वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 12वां क्वेश्चन पूछा गया प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया। तो आपसे ये करीब पूछा ही जाता है और ये आपसे 2 नंबर 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। प्रथम, एक तो फर्स्ट आपका जो है पंचवर्षीय योजना, एक सेकंड हो गया। फर्स्ट वाले में क्या है, कृषि वाले क्षेत्र पे हमने ज्यादा जोर दिया, एंड सेकंड में हमने उद्योगों पर ज्यादा जोर दिया। तो ये आपको याद रखना है। एंड इसमें ये भी बताना है आपको, अगर ये बड़े में पूछा जाता है। वैसे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र पर हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है अधिक जोर दिया। अगर ये 2 या 4 नंबर में आपसे पूछा जाता तो एक्सप्लेन करना है। कृषि क्षेत्र में हमने जो है अपना जो है हमारी जो योजनाएं थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसमें हमने सबसे ज्यादा जो जोर दिया वो कृषि क्षेत्र में दिया, एंड धीरे धीरे विकास करने की सोची। सेकंड में क्या किया, उद्योगों पर जोर दिया, और यहाँ पर क्या हमने तेजी से विकास करना स्टार्ट किया, हमने तेजी से विकसित होना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, विच सेक्टर वाज गिवन मोर एम्फेसिस इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमने काम किया। तो ये आपका आ जाएगा 12वां क्वेश्चन, एंड ये आपके 12 एमसीक्यू क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। सभी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, एंड ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके ऑलरेडी बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इन क्वेश्चन को जरूर देख लेना आप। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। एंड मैंने एक क्वेश्चन आपसे कमेंट में पूछा, तो उसका आंसर आप जरूर बताना। अब चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ, जिसके अंदर आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 13 से लेकर आपका 18 तक। ठीक है, 13 से 18 तक आपका 2-2 नंबर का क्वेश्चन होगा। एंड यहाँ पे 13वां क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के किन्हीं 4 सदस्य देश के नाम बताना है। यूरोपीय संघ, एंड इसके अंदर जो है टोटल 27 देश शामिल है। अब मैंने आपको कल भी एक पेपर करवाया था, तो उसके अंदर मैंने बताया था आपको टोटल 27 देश इसके अंदर शामिल है। किन्हीं 4 सदस्य देशों के नाम बताने, जैसे जर्मनी हो गया, डेनमार्क, आयरलैंड, फ्रांस इसके सदस्य देश है। ब्रिटेन मत लिखना, पहले ब्रिटेन हुआ करता था, लेकिन क्या है ब्रिटेन फिर अलग हो जाता है। तो ये 4 सदस्य देशों के नाम कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, टोटल 27 देश इसके अंदर शामिल है। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो जर्मनी, डेनमार्क, आयरलैंड एंड फ्रांस। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका फोर्थ है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, शाहबानो केस के फैसले को चुनौती क्यों दी गई थी, स्पष्ट कीजिए। देखिए, एक केस हुआ था भारत के अंदर, शाहबानो केस करके नाम से जाना जाता है ये केस। इसके अंदर क्या होता है, एक मुस्लिम महिला होती है जिसका नाम शाहबानो होता है। क्या है, उसके पति ने उसे तलाक दे दिया होता है। उसके बाद क्या है, वो गुजारा भत्ता के लिए जो है हासिल करने के लिए अदालत में क्या डालती है, अपनी अर्जी डालती है। यानी जैसे क्या है, उसके पति ने उसे तलाक दे दिया, फिर उसके बाद तो उसका पति अपना मौज कर रहा है, तो उसको क्या है, उसने केस फाइल किया कि मुझे क्या चाहिए,
गुजारा भत्ता कि मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी वो चाहिए उसे। तो एक अर्जी डाली तथा सर्वोच्च न्यायालय ने उसके हक में फैसला दिया। सरकार ने एक अधिनियम द्वारा इस फैसले को निरस्त करने का प्रयास किया था, लेकिन बाद में जो है अगर न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला माने तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है साहबानों के साथ जो है मतलब इनके हक में जो है फैसला दिया था। तो ये बहुत बड़ा केस बना था उस टाइम। आज भी इसे जो है हर बार उछाला जाता है जब भी तलाक की बात होती है, खासकर मुस्लिम में। ठीक है। व्हाई वाज द डिसीजन ऑफ द साहबानो केस चैलेंज एक्सप्लेन करना है आपको, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंग्लिश मीडियम है। साहबानो वाज अ मुस्लिम वुमन हु फिल्ड एन एप्लीकेशन फॉर एलिमनी ऑन डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन हर फेवर। द गवर्नमेंट जो है रिपील्ड दिस डिसीजन बाय एन एक्ट, बट जो है फिर भी जो है उसके बाद भी जो है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो हक में किसके हक में फैसला किसके फेवर में सुनाती है, साहबानों के फेवर। ठीक है। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का इंग्लिश मीडियम। 15वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारत में 1969 की बात हुई, 1969 में हुए राष्ट्रपति के चुनाव को ऐतिहासिक क्यों माना जाता है, कोई 2 कारण आपको बताने हैं। तो ऐतिहासिक इसलिए माना जाता है क्योंकि यही वो समय था जिसके अंदर क्या है, कांग्रेस में विभाजन हो गया था। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच मतभेद, इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए क्रांतिकारी कदमों को सिंडिकेट द्वारा जो है पसंद नहीं किया गया, जिससे क्या है जो आपका जो कांग्रेस है उसके अंदर विभाजन देखने को मिलता है और इसीलिए ऐतिहासिक माना जाता है। यहाँ से जो है 1969 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के विरुद्ध बीबी गिरी का जो है समर्थन किया। तो ये आपका जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसलिए ऐतिहासिक माना जाता है। अगर एक लाइन में बोले तो इस समय से जो है इंदिरा गांधी जो है मतलब कांग्रेस जो है वो 2 भागों में बंटना स्टार्ट हो गया। इंग्लिश मीडियम में देखे, व्हाई इज द प्रेसिडेंशियल जो है डेंटियल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया इन 1969 कंसिडर्ड हिस्टोरिक, एनी हाईलाइट टू रीजंस। तो डिफरेंस बिटवीन सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी, द रिवोल्यूशनरी स्टेप टेकन बाय इंदिरा गांधी वर नॉट लाइक्ड बाय जो है सिंडिकेट के द्वारा जो है जो भी स्टेप उठाए गए थे इंदिरा गांधी के द्वारा उन्होंने जो है उसे लाइक नहीं किया, पसंद नहीं किया। इन 1969 इंदिरा गांधी सपोर्ट वीवी गिरी अगेंस्ट द ऑथोराइज्ड कैंडिडेट ऑफ द कांग्रेस इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये आपका हो जाएगा आंसर। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, आपातकाल लगाए जाने के पीछे किन्हीं 2 आर्थिक कारणों को पूछा गया है। तो आपातकाल आप सभी को पता होगा 25 जून 1975 को जो है आपातकाल लगाया गया था। एंड इसके पीछे क्या आर्थिक कारण है वो आपसे पूछे गए। आर्थिक कारण मतलब ऐसे कारण जो पैसे से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक से रिलेटेड हो। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है, ये कुछ खास नहीं चल पाया था। इंदिरा गांधी के द्वारा जो है लाया गया था कि गरीबी हटाओ, लेकिन ये कुछ खास चल नहीं पाया। बांग्लादेश आजादी के समय बांग्लादेश को हमने साथ दिया, बांग्लादेश के बनने में हमने बहुत तरह से हमने बांग्लादेश की हेल्प करी, लेकिन क्या है उस समय भारत पाकिस्तान का भी युद्ध होता है एक तरह से। तो युद्ध के बाद देश की अर्थव्यवस्था पर क्या हो गया होता है, जोर पड़ जाता है और जिससे हमारा जो अर्थव्यवस्था हमारी कमजोर पड़ जाती है। औद्योगिक विकास की दर कम हो जाती है। अमेरिका द्वारा जो दिए जाने वाली सहायता होती है उस पर भी क्या है, सहायता जो है रोक दी जाती है अमेरिका के द्वारा। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं, ये कारण है जिसकी वजह से आपातकाल लगाया गया। मेंशन एनी 2 इकोनॉमिक रीजंस बिहाइंड द इम्पोजन ऑफ इमरजेंसी। तो द स्लोगन ऑफ जो है eradicating poverty did not work much after the Bangladesh war independence. There was further emphasis on the country economics. ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लोड डाउन एंड एवरी काइंड ऑफ एड गिवन बाय अमेरिका टू इंडिया वाज स्टॉप्ड। तो ये रीजंस है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एनडीए और यूपीए के बारे में पूछा गया, उसके फुल फॉर्म के बारे में। जैसे एनडीए, एनडीए आप सुनते होंगे, एनडीए ये क्या है, आप अभी के समय जो देख रहे हैं ना बीजेपी और एनडीए का गठबंधन है जिन्होंने सरकार बना रखी है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और अगर हम बात करें यूपीए की तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा हुआ है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, चुनाव आयोग को प्रारंभ में यानी शुरू में 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो जब हमारा देश 1947 के बाद आजाद हुआ था उसके बाद हमने अपना संविधान बनाया, फिर उसके बाद क्या है हमने 51 में स्टार्ट किया चुनाव होना और 52 तक जो है जाकर संभव हो पाए। तो शुरू में क्या है बहुत सारी चुनौतियों का सामना हमने किया। आपको बताना है कि कौन कौन सी समस्या का हमने सामना करना पड़ा चुनाव आयोग को। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना ये बहुत बड़ी समस्या थी।
चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, यानी चुनाव के लिए क्या है, कौन कौन से क्षेत्र होंगे जहां पर लोग जाकर वोट डालेंगे, तो वो उन क्षेत्रों को जो है सीमांकन करना एक बड़ी समस्या के रूप में हमने देखी उस समय चुनाव आयोग की। मतदाता सूची बनाने में समस्याएं होना और साक्षरता का निम्न होना। शिक्षा जो है, अशिक्षा उस समय बहुत ज्यादा थी, तो इस सारे प्रॉब्लम जो है अशिक्षा की वजह से भी क्रिएट हो रहे थे। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं जिसकी वजह से चुनाव आयोग को शुरू में जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट वर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया इन द बिगिनिंग, तो यहाँ पे कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, डेमोक्रेट एंड जो है कॉन्स्टिट्यूशंस, हैविंग प्रॉब्लम्स इन मेकिंग वोटर लिस्ट एंड लो लेवल लिटरेसी। तो ये रीजंस आप इसमें लिख सकते हैं, तो ये आपके पॉइंट्स हो जाएंगे। एंड ये सभी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके खत्म हो जाते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एंड आगे चलते हम अब सेक्शन सी पे, ये 2-2 नंबर वाले आपके क्वेश्चन थे एंड ये भी आपका क्या है 12 नंबर का ही था। आगे हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 से लेके 18 तक आपके ये सभी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। सेक्शन सी की तरफ आते हैं, क्योंकि हमने जो है पहली वीडियो करी थी तो उसके अंदर हमने सेक्शन ए और बी बनाया था, तो सी जो है आपका करीब 1 घंटे 10 मिनट की बन गई थी, तो मैं सोच रहा हूँ सी भी आपका इसमें कवर करवा दूं। सेक्शन सी में आते हैं जो कि 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और ये 5 क्वेश्चन होंगे, यानी 20 नंबर का आपका सेक्शन सी रहेगा। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19वां है, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करना है। तो पाकिस्तान क्या है, यहाँ पर लोकतंत्र जो है सफल नहीं हो पाया, अभी तक सफल नहीं हो पाया, इसके पीछे रीजंस क्या क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ट्रिपल ए कहा जाता है एक तरह से, अल्लाह या तो सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी। हरिजनों के सामाजिक दबदबे के कारण कई बार जो है निर्वाचित सरकारों को गिराकर मतलब इनका दबदबा एक तरह से ट्रिपल ए का, जो भी सरकार निर्वाचित होती है क्या होती है, जैसे कोई भी पीएम बना, जिसकी सरकार बनी, उसको ये क्या करते हैं, एक गिरा देते हैं और अपनी मनमर्जी की सरकार बैठा लेते हैं। तो एक तरह से ट्रिपल ए का जो है वहां पे दबदबा, इस कारण ट्रिपल ए मतलब सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी। पाकिस्तान के भारत के साथ विवाद ने सेना के समर्थक समूह को जो है अधिक शक्तिशाली बनाया तथा सैनिक ताकतों के सत्ता में बने रहने का उचित ठहराया। वहां के जो भी है लोग कह लो या जो भी उनके लीडर्स है, वो भी ये सही ठहराते कि सेना का जो है रहना चाहिए, क्योंकि क्या भारत के साथ युद्ध होता है तो सेना को वहां पे बहुत ज्यादा ही ऊपर रख दिया जाता है, वहां पे पॉलिटिक्स में भी जो है सेना को ला दिया जाता है। तीसरा कारण क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी जो भी इच्छाएं रहती है उसको पूरा करवाना है, और उसकी इच्छाएं जो पूरा हो वो कि कैसे भी हो, मतलब सेना का शासन हो चाहे उसका हो, कि उसको मतलब नहीं हो, उसको क्या है अपनी जो भी अपने लिए अच्छा है वो अच्छा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद के डर से कहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकवादी समूह के हाथ न लग जाए, सैनिक निरंकुशता को बढ़ाने दिया है। तो इस तरह से भी, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर पे तो भरोसा है नहीं वहां पे, क्योंकि ये मानते हैं कि कभी कभी क्या है कि यहाँ पे क्या आतंकवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे हर बार न्यूज आती रहती है फटने की वहां, तो ये सब होता ही रहता है, इसलिए डर भी रहता है पश्चिमी देशों को कि गलत हाथों में हथियार ना चले जाए, जो भी परमाणु बम है, क्योंकि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न कंट्री है, तो इस वजह से भी डर लगता है। तो सैन्य जो भी है सैनिक शासन वहां पे उसको बढ़ने ही दिया जाता है। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन जो है परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान डू इट। तो यहाँ पे फैक्टर्स आप देख सकते हैं जो जो रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे जैसे जैसे आर्मी, रिलीजियस लीडर्स एंड जो है लैंड ओविंग, ठीक है, इलाइट। तो यहाँ पे इनकी वजह से एक तो ये हो जाएगा, इनका जो भी दबदबा है उसकी वजह से। सेकेंडली अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान डिस्प्यूट विद इंडिया, तो मेन रीजन ये भी कह सकते हैं। एंड थर्ड आ जाएगा, यहाँ पे इनके पास क्या है, एक परमाणु हथियार है। इस्लामिक टेररिज्म, वर्ल्ड वाइड इस्लामिक टेररिज्म, तो इसकी वजह से भी इन्हें जो है ये यहाँ पर रह नहीं पाता है लोकतंत्र। तो ये हो जाएगा आपका इंग्लिश मीडियम में, आप इन्हें एक्सप्लेन पढ़ सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 20वें की तरफ आते हैं। 20वां क्वेश्चन है, हैदराबाद के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए। देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत आई थी ना किसी को, अगर भारत में आप सभी को पता होगा कि जब भारत शुरुआत में आजाद हुआ था तो भारत के अंदर 565 रियासतें थी, और जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान क्या है कि पाकिस्तान एक अलग कंट्री बना, भारत एक अलग। तो जो जिन्होंने विभाजन किया था उनका कहना था कि जो रियासतें हैं वो पाकिस्तान में जाना चाहती है पाकिस्तान में चले जाए, भारत में मिलना चाहती है भारत में मिल जाए, या स्वतंत्र भी रह सकती है। तो क्या है कि कई सारी रियासतें थी जिसको भारत में मिलाया गया। एंड यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का हर बार नाम लिया जाता है, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। एंड यहाँ पे एक दो तीन ऐसे राज्य थे, जैसे हैदराबाद हो गया,
मणिपुर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, जिनको अपने साथ भारत में मिलाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उसमें से था एक हैदराबाद। इसमें क्या है, हैदराबाद का निजाम के साथ यथा स्थिति बनाए रखने का समझौता किया भारत ने। निजाम के दमनकारी शासन के विरुद्ध किसानों का आंदोलन जैसे महिलाओं का समर्थन भी प्राप्त था, जिसको महिलाओं का समर्थन भी प्राप्त था। और आप देखेंगे हैदराबाद को हमने मिलाने के लिए बलपूर्वक ही यूज किया हमने। इसके लिए हमारी कोई भी एक तरह से बलपूर्वक कहे या आंदोलन करा के, ठीक है, इनडायरेक्टली हम ही कहेंगे, हम ही ने आंदोलन करवाया, उसमें बहुत सारी चीजें हम ही ने करी, क्योंकि क्या हमें हैदराबाद को भारत का अंग बनाना था। और ये चीजें करके महिलाओं ने भी फिर निजाम का शासन का विरोध करते, यहाँ पर क्या है, गैर मुस्लिम यानी मुसलमान को छोड़ के दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार हुआ, अत्याचार कर रहे थे ये। तो इस कारण भी वहां के लोग क्या है कि वहां के निजाम से खुश नहीं थे और उन्होंने भी विरोध किया। तो फिर धीरे धीरे करके बलपूर्वक करके या कैसे भी करके भारत ने क्या है, इसको विलय करवाया भारत में। तो ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं किस तरीके से करवाया गया। एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्जर ऑफ हैदराबाद विद इंडिया। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कई सारे जो है वुमेन्स जो है, और वुमेन्स हो गया आपका यहाँ पे पीनट मूवमेंट अगेंस्ट द ऑपरेसिव रूल ऑफ निजाम विच ऑल्सो हैड द सपोर्ट ऑफ वुमेन। वुमेन का भी सपोर्ट था। ऑल्सो वुमेन ऑल्सो अपोज द रूल ऑफ निजाम एंड जो है रजाकार जो है परसेक्यूटेड नॉन मुस्लिम। तो ये आपका आ जाएगा जो है स्टेटस क्यों एग्रीमेंट विद द निजाम ऑफ हैदराबाद। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन लास्ट में जो है हमने मर्ज कर लिया था हैदराबाद को। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, श्रीलंका के जातीय संघर्ष और उसके किन्हीं दो परिणामों को स्पष्ट करना। श्रीलंका के जातीय संघर्ष और उसके दो परिणाम आपको बताने हैं। तो आपको सभी को पता होगा कि लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी श्रीलंका ने सोचा कि वो क्या है, तमिलों को रियासतें प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि श्रीलंका केवल सिंहलियों से संबंधित है। आप सिंहली और आप सभी को पता होगा किनको, तमिलों को, वो जो है रियासतें, इसका मतलब है कि वो एक जैसे लोग नहीं होंगे, केवल सिंहलियों के लिए वो काम करेगा, इन तमिलों के लिए नहीं करेगा। तो लोकतंत्र होने के बावजूद भी यहाँ पे ये था भेदभाव हो रहा था। तो तमिल लोगों ने क्या किया, जो है उन्होंने क्या है एक आंदोलन किया, जिसको एक उन्होंने लिट्टे भी बनाया संगठन, जिसको लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम कहा जाता है। उन्होंने क्या है इसका विरोध किया और फिर धीरे धीरे जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये जातीय संघर्ष में बदल जाता है। और इसके परिणाम क्या होते हैं, सेना तथा लिट्टे के बीच हिंसक जो है टकराव होने लग जाता है। भारत ने इस मामले को सुलझाने के लिए श्रीलंका से बातचीत करने का प्रयास भी किया होता है। भारत ने IPKF दल भेजा, जिससे क्या है कोई भी सफलता, यानी हमारी जो है सेना को भी वहां पे भेजा गया था, लेकिन उससे हमारी कोई जो है बातचीत सही नहीं हो पाई। बातचीत करने का प्रयास किया गया और हमें सफलता नहीं मिली, तमिल लोगों की दुश्मनी जो है अर्जित कर ली। और ये आपका जो है आ जाएगा इसके अंदर श्रीलंका की जातीय संघर्ष और उसके क्या परिणाम। एक्सप्लेन द श्रीलंका एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड एनी टू जो है कंसेंसस ऑफ इट। यहाँ पे क्या रीजन से आपको क्या निकल के आए तो आपको बताना है। यहाँ पे देखें हम तो क्या क्या है, डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री श्रीलंका थ्रू दैट इट विल नॉट प्रोवाइड, जो है उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, एक जैसे व्यवहार नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है। एंड यहाँ पे इसी की वजह से क्या है आपका जो है लिट्टे भी निकल के आता है, साथ ही साथ तमिल और सिंहलियों के बीच टकराव भी होता है। रिजल्ट अगर हम देखें तो क्या क्या निकल के आता है, वॉयलेंट जो है कन्फ्रंटेशन बिटवीन द आर्मी एंड लिट्टे, LITT ये होगा। इंडिया ट्राई टू नेगोशिएट विद श्रीलंका टू सेटल द मैटर, बट जो है इंडिया फोर्स भी भेजता है अपनी, बट उससे काम नहीं चलता है, सक्सेस नहीं मिलती एंड जो है वो दिक्कतें होती है, ठीक है। तो ये आप रीजंस लिख सकते हैं, इसके अंदर रिजल्ट ये निकलता है और कॉन्फ्लिक्ट में सिंहली और तमिलों के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं, ऐसे किन्हीं 3 अंतरराष्ट्रीय चुनौतीपूर्ण मसलों का वर्णन कीजिए जिनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी देश मिलकर कार्य करें। तो बहुत सारे ऐसे हमारे सामने पूरे वर्ल्ड के सामने ऐसे मुद्दे हैं जिनको अगर हम निपटना चाहते हैं, जिनसे हम, उसके लिए हमें क्या है एक साथ होना पड़ेगा। जैसे आतंकवाद, आप देखेंगे आतंकवाद अगर वर्ल्ड को देखेंगे तो आप वर्ल्ड में साउथ की तरफ देखेंगे, एक हो गया आपका जो है अफ्रीकन कंट्रीज हो गया, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज या एशिया में भी जो है एशिया में भी आतंकवाद है और अफ्रीका सब में, इनमें आप देखेंगे तो आतंकवाद क्या है एक बहुत बड़ी समस्या, और ये क्या है धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड को टारगेट कर रहा है। तो इसके लिए जो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी दुनिया को एक साथ होना पड़ेगा और इनसे निपटना पड़ेगा।
ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरणीय निम्नीकरण, ये भी एक बड़ी समस्या है जिनसे हमें निपटने के लिए क्या है, पूरे देश को एक होना पड़ेगा। पीने के पानी की कमी हो गया, वैश्विक गरीबी हो गया और संक्रामक रोग जैसे कोविड। कोविड जैसे ही हुआ था पूरे दुनिया भर में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है एक होना हो गए थे लोग, ठीक है? तो ये रीजंस है, ये आपके मुद्दे हैं जिनकी वजह से पूरे वर्ल्ड को एक होना पड़ेगा और एक साथ काम करना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, डिस्क्राइब एनी 3 चैलेंजिंग इंटरनेशनल इश्यू दैट कैन बी टैकल्ड ओनली इफ ऑल कंट्रीज वर्क टुगेदर। तो टेररिज्म हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ग्लोबल पॉवर्टी एंड इन्फेक्शन डिसीजेस। तो ये आपका आ जाएगा राइट आंसर। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, उपयुक्त उदाहरण द्वारा दर्शाइए कि यह आवश्यक नहीं कि वैश्वीकरण सदैव सकारात्मक ही हो। तो वैश्वीकरण के आप एक तरह से इनडायरेक्टली क्वेश्चन जो कह रहा है आपसे कि सर ये जरूरी नहीं होता है कि वैश्वीकरण के क्या हो सकारात्मक, सदैव क्या हो सकारात्मक ही हो, ये नकारात्मक भी हो सकते हो। नकारात्मक क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अगर हम देखें तो बाहर की कंपनियां आती है जिससे जो है यहाँ पे यूरोप, जैसे हम देखें एग्जांपल के लिए, यूरोप स्थित एक बड़ी और अपनी प्रतियोगी कंपनी को एक भारतीय कंपनी ने खरीद लिया, जबकि खरीदी गई कंपनी के मालिक इस खरीदारी का विरोध कर रहे हैं। तो ये हो जाता है। आप अपनी सांस्कृतिक जो भी हो जैसे हम देखें हमारी पहले संस्कृति क्या थी, हमारा पहनावा, खान पान, तो उसमें भी हमें क्या है, अब हम देखते हैं आज के समय वो हमारी संस्कृति बिल्कुल ही लुप्त होती जा रही है। तो वो चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। बाहर की कंपनियों के द्वारा और भी कई सारी चीजें की जाती है, आप ये सारी चीजें भी लिख सकते हैं। जैसे मुंबई एक फिल्म निर्माता ने आरोप लगा के उसे हॉलीवुड में बनी एक फिल्म की कहानी उठाकर अपनी फिल्म बनाई। पश्चिमी परिधान पहनने वाले कॉलेज की छात्राओं ने एक उग्रवादी संगठन ने अपने एक बयान में धमकी दी। तो बहुत सारी चीजें होती है, इसमें आप डाल सकते हैं कि वैश्वीकरण सदैव जो है सकारात्मक ही नहीं होता है, नकारात्मक भी होता है। और जो बिल्कुल गरीब कंट्रीज होते हैं उसके लिए तो दिक्कत है ही, ठीक है? फायदे के साथ साथ दिक्कत भी होती है, क्योंकि दूसरे जो है हम पे जो राज करने वाले तो वो कौन थे, कोई देश थोड़ी नहीं था, एक कंपनी आकर हम पे राज कर रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने हम पे शासन किया। तो एक तरह से ये भी रहता है कि कोई गुलाम ना बना ले, पहले के समय जैसे गुलाम थे, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। वैश्वीकरण जो है नकारात्मक प्रभाव भी रहते हैं इसके। तो ये आपका जो है सेक्शन सी हो जाएगा, 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन। सेक्शन डी की बात करें तो यहाँ पे 4-4 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे एंड ये आपका होगा मैप, कार्टून, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे गद्यांश वाला जैसे पैसेज दिया हुआ है, इससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे 4 एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। जैसे कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आए, आपको इसे पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आना है, क्योंकि आपको हिंट मिल सकता है यहाँ से, डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। पहला क्वेश्चन जैसे पूछा गया, ब्रिक्स के 11वें सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले राजनीतिक नेता का नाम बताइए। आप सभी ब्रिक्स के बारे में जानते होंगे, अगर मैं मान के चलूं तो सभी बच्चों को पता होगा ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स एक संगठन है जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। साउथ अफ्रीका जो है लास्ट सबसे शामिल हुआ था, पहले ये ब्रिक करके हुआ करता था, जब साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ तो ब्रिक्स हो गया ये। आप सभी को पता होगा एंड इसका कई सारे सम्मेलन होते हैं। जैसे हर एक, आप मान लीजिए कि आपका एक ग्रुप है, तो कोई ना कोई एक ग्रुप जो है एक टाइम पे मिलता होगा और कुछ ना कुछ डिस्कस करता होगा। तो ऐसी एक संगठन है जो कभी जो है सम्मेलन इसका हर साल आता है, जिसमें 11वें सम्मेलन के बारे में पूछा गया है कि उसकी अध्यक्षता करने वाले राजनीतिक नेता का नाम क्या था। तो इसकी अध्यक्षता जो करी थी वो करी थी जेकब जुमा में, ठीक है? जेकब जुमा ये राजनीतिक पॉलिटिकल लीडर है वहां पे जहां पे हुई थी ये, और ये ब्राजील में हुआ था। तो राइट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन डी, जेकब जुमा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये ब्राजील में हुआ था। अगर आप इस गद्यांश यानी पैसेज जो दिया हुआ इसे पढ़ें तो ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन 2019 में ब्राजील में संपन्न हुआ था। तो ये लास्ट यहाँ पे देखेंगे 2019 में जो हुआ था वो हुआ था ब्राजील में। जेकब जुमा जो है यहाँ के पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने इसको होस्ट किया। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ब्रिक्स के बारे में अगर उद्देश्य के बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसके अंदर मिल जाएगा कि ब्रिक्स का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य रूप से प्रत्येक राष्ट्र की आंतरिक नीति और आपसी समानता में जो है हस्तक्षेप न करने के अलावा अपने सदस्यों के बीच पारस्परिक आर्थिक लाभ को सहयोग और वितरण करना, यानी एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देना है और आर्थिक लाभ जो है और सहयोग का वितरण हमें फैलाना है। ये बात हुई है इसमें। अब इसमें देखते हैं कौन सा कथन सही है।
ब्रिक्स की स्थापना दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए की गई है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ब्रिक्स देश परस्पर समानता का सम्मान करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ब्रिक्स की स्थापना निवेश, श्रम और सेवाओं के लिए एक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए बनाने के लिए की गई थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ब्रिक्स का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये आपका जो है ऑप्शन जो बी है, ब्रिक्स देश जो है परस्पर समानता का सम्मान करते हैं, ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से वर्ष में पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया, ठीक है, कौन से वर्ष में? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है 2019 में, 2009 में, 2010 में, 2011। गूगल पे आप करेंगे तो कहीं आपको 2010 कहीं 2009 मिलेगा, लेकिन इसका राइट आंसर 2009 निकल कर आएगा। 2009 में जो है अपनी पहली बैठक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद ब्रिक्स में बदल गया, तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए हम इसके। तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, ब्राजील में, भारत में, रूस में या चीन में? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। रूस के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो ब्रिक्स की स्थापना कहाँ हुई थी? 2006 में रूस में, तो ये राइट आंसर होगा। तो ये कुछ इस तरह से आपसे जो है गद्यांश वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड इससे रिलेटेड आपसे 4 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन हो गया। इंग्लिश मीडियम में भी कुछ इस तरह से आप इसे देख सकते हैं, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं जो आपका पैसेज दिया हुआ है। एंड डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो पहला क्वेश्चन है जैसे, नेम द पॉलिटिकल लीडर हु प्रिसाइड्स ओवर द 11th समिट ऑफ ब्रिक्स। तो यहाँ पे जो है जैकब जुमा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रिक्स इज करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट वाला आपका कौन सा है? ब्रिक्स कंट्रीज रिस्पेक्ट म्यूचुअल इक्वालिटी, तो ये आपका ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए, ब्रिक्स चेंज टू ब्रिक, ब्रिक जो है सॉरी ब्रिक है ये, चेंज टू ब्रिक्स आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका इन इट्स फर्स्ट मीटिंग इन द ईयर। तो कौन से ईयर हुआ था? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 2009 में। आगे की तरफ आए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, ब्रिक्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2006 इन रसिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये 4 क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी कुछ इस तरह से हो जाएंगे। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपका 25, ये आपका मानचित्र से रिलेटेड है एंड कुछ इस तरह से आपका जो है ये नंबर्स ये दिए होंगे, ये आपको नहीं दिया होगा एंड ये भी नहीं दिया होगा। तो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, 1987 में भारत ने जिस देश में शांति सेना भेजी थी, आप सभी को पता होगा 1987 में हमारा जब एक तरह से श्रीलंका में जो है जातीय संघर्ष चल रहा था सिंहली और लिट्टे के बीच, ठीक है, यानी सिंहली और तमिलों के बीच चल रहा था, जिसमें लिट्टे का नाम आता है एक संगठन के रूप में। तो उनके बीच क्या है, संघर्ष चल रहा था। भारत क्या है, इसके सॉल्यूशन के लिए अपनी शांति सेना श्रीलंका में भेजता है, बट कुछ हो नहीं पाता है। किसके कहाँ पे भेजी थी? श्रीलंका में, आपको पता चल गया। राइट आंसर क्या है इसका? श्रीलंका। और आपको मैप में भी दिखाना है श्रीलंका कहाँ है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपका ये मैप लिया है, ये मैप उसका मैप नहीं है क्योंकि ये आपके गलत लिखे हुए, ठीक है। तो जैसे हम देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर अगर हम देखें, श्रीलंका कहाँ है आपका, तो मान लेते हैं हम ये है, ए है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका श्रीलंका आएगा। आपको मैप में पता होनी चाहिए श्रीलंका है कहाँ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, वह देश जो भारत की पूरब चलो की नीति का हिस्सा है। तो अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। आपसे जो क्वेश्चन में ये सारे जो ये है आपका जो भी दिया हुआ है अक्षर, ये आपके इसमें होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका ए लिखा होगा, यहाँ पे आपका जो है सी लिखा होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे डी लिखा होगा और कहीं पे बी लिखा होगा, बी यहाँ लिखा होगा। तो आपको ऐसे फिल करना होगा, तो आपको भरना होगा। जैसे इसका राइट आंसर दूसरे वाले का क्या है, तो दूसरा वाला जो है इसका राइट आंसर बांग्लादेश, राइट आंसर बांग्लादेश, ये हो जाएगा सी, जबकि ये बी होना चाहिए, ठीक है। ये मान लेते सी है, और ये डी है। तो आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण एशिया का चारों तरफ से भूमि से घिरा देश कौन सा है? तो इस ऐसे कंट्रीज को हम बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री, जो कि चारों तरफ से क्या है, जमीन से घिरा हो। जैसे आप श्रीलंका को देखेंगे, सॉरी, जैसे आप यहाँ पे नेपाल को देखेंगे, तो नेपाल चारों तरफ से क्या है, लैंड लॉक कंट्री है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे किसी समुद्र से नहीं मिल रहा है ये, तो ये क्या है, लैंड लॉक कंट्री है। इसके बाद क्या आ जाता है, तिब्बत, चीन। तो ये श्रीलंका, इसका राइट आंसर, सॉरी, इसका राइट आंसर, मैं श्रीलंका बार बार बोल दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर आपका नेपाल हो जाएगा। एंड थर्ड जो लास्ट है आपका, वो हो जाएगा पाकिस्तान। यहाँ पे गलती लिखता हूँ, पाकिस्तान, पाकिस्तान को यहाँ नहीं लिखना चाहिए, पाकिस्तान को यहाँ लिखना चाहिए, पाकिस्तान, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका डी वाला लास्ट में जो है पाकिस्तान, वो यहाँ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वेदर जहां 1999 के बाद जो है सैनिक तख्ता पलट हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, ये जो है पाकिस्तान यहाँ पे हो जाएगा। आगे हम आते हैं, अब क्वेश्चन है आपका कार्टून आधारित क्वेश्चन होगा, एंड ये इंग्लिश मीडियम में भी आप सभी को आई होप कि पता होगा, जिससे मैंने सिर्फ इसे हिंदी में लिख रखा है, आप समझ जाएंगे। आगे चलते हैं, कार्टून वाला क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से कार्टून दिया हुआ है एंड रिलेटेड किससे कर रहा है, रिलेट आप सभी को पता होगा चीन के बारे में मेनली जो दिया हुआ है चीन का है। एंड चीन को जब भी दिखाना होता है ना, आप न्यूज़पेपर में भी देखेंगे, कहीं भी आर्टिकल होगा, तो वहां पे कुछ ड्रैगन की तरह चीन को दिखाया जाता है। ऐसी चीन को इस तरह से दिखाया जाता है, ऐसी भारत को भी दिखाया जाता है, तो हाथी बनाकर दिखाया जाता है। तो चीन को जब भी दिखाया जाता है ड्रैगन के रूप में यहाँ पे दर्शाया जाता है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, जैसे दर्शाया गया कार्टून किस देश से संबंधित है, तो ऑप्शन ए चीन से संबंधित है। राइट आंसर आपका चीन हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, द कार्टून सोर्स इज रिलेटेड टू विच कंट्री, तो ऑप्शन ए चाइना। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आए, कार्टून में दिखाया गया ड्रैगन क्या बताने का प्रयास कर रहा है, तो चीन की बढ़ती हुई ताकत को दिखाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सॉरी चीन की ताकत और दीवार को दिखा रहा है, यानी ऑप्शन जो थर्ड है वो इसका राइट आंसर होगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन की दीवार को दिखा रहा है और ताकत को दिखा रहा है। आगे हम आए थर्ड क्वेश्चन पे, तो यह कार्टून विश्व को क्या संदेश देता है, तो चीन कितनी तेजी से जो है आर्थिक विकास कर रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एंड आगे देखिए हम इसी को इंग्लिश मीडियम में, व्हाट मैसेज डज दिस कार्टून गिव टू वर्ल्ड, तो यहाँ पे चाइना इज डेवलपिंग रैपिडली, ऑप्शन ए इसका ठीक होगा। एंड उपरोक्त कार्टून आपके पाठ्य पुस्तक 21 अध्याय से लिया गया, तो चैप्टर आपका 4 है जहां से लिया गया है। बाकी ये क्वेश्चन ऐसे ही ले लिया है, बाकी ये क्वेश्चन लेना नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ ऐसे ही ले लिया आपके लिए समझाने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा चैप्टर नंबर 4। आगे ये आपका कुछ इस तरह से आपका जो मान ये वाला जो आपका जो है कार्टून वाला जो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा 26 एंड 24, 25 एंड 26, जिसमें पैसेज कार्टून और मानचित्र थे, वो हमने डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम सेक्शन ई की तरफ। यहाँ पे जो 6 नंबर के सभी क्वेश्चन होंगे सेक्शन ई में, एंड यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है 27वां, जिसमें बोला गया है स्वतंत्र भारत में प्रारंभ से लेकर अब तक मतदान के तरीके कैसे बदलते रहे, कारण भी स्पष्ट थे। शुरू में देखिए तो मतदान का तरीका अलग था, फिर उसके बाद अलग था। स्वतंत्र भारत में बात हो रही है, यानी स्वतंत्र भारत यानी 1947 के बाद की बात हो रही है। मतदान यानी वोट देने का तरीका क्या है, बदलते गया है। अगर हम देखें तो 1952 में प्रथम साधारण चुनाव में मत पेटी का प्रयोग किया गया था, जिस पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित था और यही चुनाव चिन्ह मत पेटी के अंदर भी होता था। प्रत्येक मतदाता को एक खाली मतपत्र दिया जाता था, जिसे वह अपनी पसंद के उम्मीदवार की मत पेटी में डालता था। तो पहला तो ये था 1952 के चुनाव में। दो आम चुनाव के बाद इस तरीके को, दो आम चुनाव में कुछ ऐसा ही तरीका रहता है, फिर इसके बाद बदल दिया जाता है। अब मतपत्र पर जो है प्रत्येक उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित किया जाने लगा। मतपत्र को जो है, मतपत्र मतलब वोट डालने वाला एक पत्र होता था, ठीक है, ऐसा कुछ। तो उस पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने मोहर लगाकर मत पेटी में डालना होता था। तो ये कुछ ये तरीका था। फिर 1990 के दशक से चुनाव आयोग ने ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज करना शुरू कर दिया और वर्तमान में इन्हीं मशीनों से मतदान किया जा रहा है। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन होगा कि वोट डालने के तरीके में स्वतंत्र भारत में क्या कैसे बदलाव होता है। हम दो आम चुनावों की बात करें 1952 का, ठीक है, 1957 का, तो कुछ यही तरीका था जिसमें मतपेटी के अंदर जो है चुनाव चिन्ह होता था और यही जो है हमें डालना पड़ता था। ठीक है, खाली मत पत्र जो है दे दिया जाता था और वह अपनी पसंद की जो भी उम्मीदवार हुआ करते थे वो उसकी पेटी में डाला करते थे। फिर उसके बाद चेंज हो जाता है, फिर जो है मत पत्र के यहाँ पर क्या आ जाता है, चुनाव चिन्ह भी आने लग जाता है धीरे धीरे। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ईवीएम को एक्सप्लेन कर सकते हो और ज्यादा, तो ये हो जाएगा। 27 को इंग्लिश मीडियम में देखें, हाउ हैज द मेथड ऑफ वोटिंग चेंज्ड सिंस द बिगिनिंग टिल नाउ इन इंडिपेंडेंट इंडिया, एक्सप्लेन द रीजन ऑल्सो। तो यहाँ पे जैसे आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, द बैलेट बॉक्स वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952 on which the election symbol of the candidate was marked and the same election symbol was also inside the ballot box. Each voter was given a blank ballot paper which he put in the ballot box of the candidate of his choice. आगे देखिए, this method was changed after two general elections. Now on the ballot, the name of the candidate and the election symbol starting being marked. The voter had to stamp
द बैलेट पेपर इन फ्रंट ऑफ द कैंडिडेट ऑफ हिज चॉइस एंड पुट इट इन द बैलेट बॉक्स। आगे देखिए तो 1990s के टाइम क्या होता है, इलेक्शन कमीशन स्टार्ट यूजिंग ईवीएम्स एंड जो है प्रेजेंटली वोटिंग इज बीइंग डन विद दिस मशीन्स ओनली। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा 27। आते हम अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि इसी के और में दिया रहेगा, आपसे पूछा गया है भारत और पाकिस्तान के बीच किन 3 जो है विवादों के बारे में आपको बताना है। देखिए भारत पाकिस्तान के बीच जो है 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। एक विवाद वाला आपको कर लेना है रेडी, और एक जो है इसके इनमें जो है संबंध कैसे ठीक किए जा सकते हैं, एक ये कर लेना। ये 4 और 6 नंबर में, 4 या 6 नंबर में आना कंफर्म है। ये 2 टॉपिक आपको कर लेने, भारत पाकिस्तान के साथ संघर्ष का मुद्दा और भारत और पाकिस्तान के साथ संबंध कैसे अच्छे हो सकते हैं। अब देखिए हमें क्या है, भारत के अंदर आप देखेंगे तो भारत के अंदर आपको जो है गलत और सही दोनों चीज बताई जाएगी। भारत ने जो जो गलत किया वो भी आपको बताता है भारत, जो भी कमियां रही हमारी, यानी हमारी जो कमियां रही है, गलत नहीं, कमियां जो रही है वो भी आपको गिनाता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, ऐसा नहीं है, वो आपको अपनी जनता जो भी हो बताते हो। जैसा कि मैं देखता हूँ, मेरे व्यू से गलत भी हो सकता है, लेकिन वो अपने आप को क्या है कि ये दिखाते कि वो हमेशा से सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये भी दिखाते कि आपको एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, आपको बाकी चीजों से छोड़ के। जैसे यहाँ पे आप देखें तो पढ़ाया जाएगा कि आपको क्या है कि संबंध कैसे अच्छे करने, लेकिन कभी पाकिस्तान में ऐसे बात नहीं होती। हाँ, जब उनको नीड पड़ती है तब वो ये चीजें करते हैं, लेकिन भारत जो है आपको ऐसी किताबों में मिलेगा जिसमें अच्छी अच्छी बातें भी की जाती है, जिससे हम संबंध अच्छे कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात की गई है 3 विवादित मुद्दे। बहुत सारे विवादित मुद्दे हैं, जैसे कश्मीर मुद्दा हो गया, नदी जल बंटवारे को लेकर मुद्दा हो गया, बांग्लादेश को आजाद कराया एक तरह से, बांग्लादेश का जो बनाया गया है, उसमें कहीं न कहीं भारत का बड़ा रोल था, तो वो करगिल युद्ध, कश्मीर का मुद्दा, ये फिर जो है ये 4 मुद्दे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये चीजें युद्ध के बारे में हुई है। ये तो पूरा युद्ध है, कितनी बार युद्ध हुआ है, 4 युद्ध हो चुके हैं अब तक। एंड भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के मुद्दे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर रखते हैं हमेशा से। जम्मू कश्मीर जब आजादी हुई थी, आजादी के बाद से ही जो है जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो है वो उठने लग गया था। इसके बाद जो है सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण को लेकर जो है इनके बीच जो है होते रहते हैं, ठीक है, विवाद। दोनों देशों के नदी जल बंटवारे को लेकर भी विवाद होता रहता है। 1971 में पाकिस्तान का टूटना, जिसमें बांग्लादेश नया एक कंट्री बनकर उभरा, बनाया गया भारत की मदद से, तो उसमें भी क्या है, ये भी एक विवाद का मुद्दा माना जाता है। 1999 में कारगिल को पाकिस्तानियों से मुक्त करवाने के लिए ऑपरेशन विजय प्रारंभ किया गया था, तो ये भी इनके सामने एक मुद्दे बन के आए हुए हैं। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए डिस्क्राइब एनी 3 जो है कंटिन्यूस इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो यहाँ पे आप वर्ल्ड वॉर, जो भी आपका वॉर हुआ है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। और जो जो मुद्दे हैं, जैसे कश्मीर इशू हो गया, रिवर वाटर जो है डिस्ट्रीब्यूशन डिस्प्यूट हो गया, डेमोक्रेसी ऑफ बांग्लादेश हो गया, कारगिल वॉर के बारे में हो गया, और भी बहुत सारे डिस्प्यूट रहते हैं जो आप यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। विवाद के मुद्दे बहुत सारे बॉर्डर को लेकर है, ठीक है, जगह को लेकर है, बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। वैश्वीकरण का जो विरोध है वो किन आधारों पर किया जाता है? तो वैश्वीकरण के विरोध जो है कई आधार है जिनके आधार पर जो है वैश्वीकरण का विरोधी होता है। हाँ, वैश्वीकरण के फायदे भी है तो नुकसान भी है। तो इसमें विरोध यानी नकारात्मक प्रभाव के बारे में आपसे बातचीत की गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, वामपंथी विचारक इसके विभिन्न पक्षों की आलोचना करते हैं, राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमजोर होने की चिंता है। वैश्वीकरण से देखें तो राज्य के क्या है, राज्य को क्या है, कमजोर कर देती है। तो एक ये रीजन है। आर्थिक क्षेत्र में वे कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक निर्भरता एवं संरक्षणवाद का दौर कायम करना चाहते हैं। सांस्कृतिक रूप से आप देखेंगे तो कितनी सारी जो है हमारी दिक्कतें हैं, जैसे हमारा खान पान में बदलाव, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। वर्ल्ड सोशल फॉर्म जो है नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक मंच प्रोवाइड करवाता है, वर्ल्ड सोशल फॉर्म, जो कि इसके तहत क्या है, मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता आते हैं इसके अंदर। तो ये इनके द्वारा विरोध किया जाता है। 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक का विरोध हुआ, जिसका कारण आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित और तौर तरीकों के विरोध में हुआ। यहाँ पे देखेंगे जो भी व्यापार के नियम भी है ना, तो उस पर भी देखेंगे जो पश्चिमी देश है या अमीर वर्ग है, अमीर देश है, उनका हमें इस पर दबदबा देखने को मिलता है। बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से इसकी आलोचना भी की जाती है। तो ये हो जाएगा वैश्वीकरण। आगे हम आए क्वेश्चन, हम इसी को अगर इंग्लिश मीडियम में देखेंगे क्या क्या रीजन है ग्लोबलाइजेशन के जो है ना पसंद करने के।
व्हाट ऑन व्हाट ग्राउंड्स इज ग्लोबलाइजेशन अपोज। तो यहाँ पे आप पॉइंट्स देख सकते हैं, ये आपके पॉइंट है इंग्लिश मीडियम में। आप इन्हें पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में मैं आपको शो कर देता हूँ बस। आगे आएंगे, इसी के और में क्वेश्चन पूछा गया है, ये और है आपका। एंड इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, विविधताओं का सम्मान करते हुए भारत में एकता को बनाए रखने के प्रयास में अनेक ऐसे कठिन मुद्दे हैं जिनसे निपटना अभी बाकी है। तनाव के ऐसे ऐसे किन्हीं 3 मुद्दों का वर्णन करें। हाँ, भारत के अंदर देखेंगे तो विविधता बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके बावजूद क्या हम एक साथ रहते हैं, एकता बनाए रखते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कठिन मुद्दे हैं जिनसे अभी निपटना हमें बाकी है। कौन कौन से मुद्दे हैं? तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर एक मुद्दा है। यहाँ पे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर हो गया। उत्तर पूर्व के कुछ क्षेत्रों में भारत का भाग होने अथवा न होने पर कोई सहमति नहीं थी। नागालैंड और मिजोरम में भारत से पृथक होने की आंदोलन। अनेक भागों में भाषाई आधार पर नए राज्यों के गठन के लिए जन आंदोलन। आप पंजाब का केस डाल सकते हैं, जैसे अब आज के समय चल रहा है पंजाब। राष्ट्र निर्माण का पहला चरण पर्याप्त नहीं था। पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में नई चुनौतियां उभरी। तो ये सारी कुछ ऐसे चीजें हैं। हाँ, हमारे यहाँ पे विविधताएं बहुत ज्यादा है, फिर भी हम एकता में, लेकिन कुछ कठिन मुद्दे भी है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए। जैसे अ, जम्मू कश्मीर का मुद्दा लगभग जो है आप कह सकते हैं सोल्व हो गया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती ही होती है। ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए, जैसे नागालैंड, मिजोरम में हो गया। ठीक है, आप मणिपुर का जो है केस डाल सकते हैं आज आज के समय। अगर हम वर्तमान को देखें, पंजाब के बारे में डाल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप डाल सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए, इन एन एफर्ट टू मेंटेन यूनिटी इन इंडिया व्हाइल रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटीज देयर आर मेनी डिफिकल्ट इश्यूज दैट आर yet to be tackled. Describe any 3 such issues of stress। यहाँ पे जम्मू कश्मीर डाल सकते हैं आप। नॉर्थ ईस्ट शुड बी अ पार्ट ऑफ इंडिया और नॉट, इसको लेके प्रॉब्लम्स है। मूवमेंट टू सेपरेट फ्रॉम इंडिया इन नागालैंड एंड मिजोरम। पीपल्स मूवमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन जो है लिंग्विस्टिक बेसिस ऑन इन मैनी पार्ट्स। द फर्स्ट फेज ऑफ नेशन बिल्डिंग वाज नॉट इनफ। पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तराखंड, न्यू चैलेंजेस इमर्ज। तो ये पॉइंट्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका 29। क्या आप सोचते हैं कि भारत को अब एक महत्वपूर्ण केंद्र शासित क्यों माना जाता है? केंद्र शासित क्यों माना जाता है? क्या आप सोचते हैं कि भारत को अब एक महत्वपूर्ण केंद्र शासित क्यों माना जाता है? 21वीं सदी में अगर हम देखें, भारत को क्या है, उभरते हुए एक शक्ति के रूप में देखा जाता है। अगर हम देखें, वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जाता है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में, यही बताना है कि केंद्र शासित वर्ल्ड के अंदर जो है भारत क्या उभर रहा है और केंद्र शक्ति के रूप में माना जा रहा है। ऐसे क्या रीजन है? तो बहुत सारे रीजन हम दे सकते हैं वैश्विक शक्ति के रूप में। देखिए, अगर हम देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक स्थिति 135 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ बहुत मजबूत है। अगर हम देखें तो 140 से हम पार नंबर 1 कंट्री बन चुके हैं पॉपुलेशन के मामले में, लेकिन बस अभी जनगणना होनी बाकी है, बाकी हम पहुंच चुके हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, वर्ल्ड की या दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है भारत। एंड यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? 140 करोड़ से ज्यादा। आप 35 लिखा हुआ है, 140 करोड़ से ज्यादा लिख सकते हैं। सामरिक दृष्टिकोण से भारत की सेना स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी के साथ पर्याप्त, इसे बनाना और परमाणु शक्ति, परमाणु संपन्न देश है और स्वदेशी है। यहाँ पे आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को लक्षित करना, एक प्रतिस्पर्धी विशाल बाजार और प्राचीन भारतीय डायस्पोरा के 200 मिलियन लोगों के साथ जो है समावेशी संस्कृति दुनिया भर में फैलने से अलग अर्थ मिलता है। और 21वीं सदी में भारत को सत्ता के एक नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। बहुत सारे रीजन आप डाल सकते हैं। जैसे अभी क्या है, भारत की एक अपनी नीति है, वैश्विक नीति, जिसके अंदर उसकी जो है बहुत चर्चा हुई थी। आप उसके दौरान देख सकते हैं, रसिया यूक्रेन वॉर के दौरान हो जाए, चाहे अभी जो है यहाँ पे और भी युद्ध हुए, जैसे इसराइल का हो गया और हमास का हो गया। तो उसमें भी क्या है, भारत की स्थिति को दर्शाता है और इसमें क्या है, भारत को एक मजबूत पक्ष के रूप में देखा जाता है। ठीक है, बहुत सारे फैसले आप देखेंगे, या अमेरिका हो गया, दूसरे देश हो गए, सभी जो है राय जरूर लेते हैं। तो एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है भारत। भारत को अगर आप देखेंगे, इकोनॉमिक रूप से भी भारत क्या है, बहुत ऊपर आया है, 5वें स्थान पे है अर्थव्यवस्था के मामले में। 29वें क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, व्हाई डू यू थिंक इंडिया इज नाउ कंसीडर्ड एन इम्पोर्टेंट सेंट्रल पावर? तो यहाँ पे बहुत सारी रीजन है, इकोनॉमिक है एंड कल्चरल एंड स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ द कंट्री इज वेरी स्ट्रॉन्ग विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 135 करोड़। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में, आप इसे पढ़ना चाहे और पॉइंट्स से पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि और में दिया हुआ है। भारतीय राजनीति के 6 प्रमुख मुद्दों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें।
भारतीय राजनीति के 6 प्रमुख मुद्दे, जैसे 3 तलाक हो गया, अनुच्छेद 370 हो गया, कृषि कानून निरस्त हो गया, ठीक है? जैसे 3 तलाक की बात करें तो महिलाओं के अधिकारों और गरिमा को बरकरार रखा गया था और औरतों का निर्णय और शोषण के और असुरक्षा को समाप्त कर दिया गया था इसमें। अनुच्छेद 370 जो कि जम्मू कश्मीर को विदेश राज्य का जो है दर्जा दिया गया था, लेकिन ये क्या है, इसे भी हटा दिया गया। कृषि कानून निरस्त, किसानों का एक साल का विरोध था बड़े पैमाने पर पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में धरना देकर सरकार पर बढ़ता दबाव, इस न्यायपालिका के हस्तक्षेप और एक विशेषज्ञ के गठन के लिए नेतृत्व किया। समिति अंत में निरस्त करने के लिए नेतृत्व किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे पंजाब में आप सभी को पता होगा और पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली में क्या है, इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था जिसमें सब्जियों के दाम यानी किसानों के लिए एक कानून लेकर आया था, उसके से रिलेटेड है ये CAA NRC कानून। अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता में तेजी लाने के लिए पड़ोसी राज्य, हालांकि भारत के भीतर जो है भय जमा हुआ। राम जन्मभूमि को लेकर देख ले तो सदियों पुराना विवाद था जो कि अब सॉल्व हो चुका है एंड वहां पे राम मंदिर लगभग जो है चालू होने ही वाला है। एंड आगे देखिए 2014 और 2019 में जो है बहुसंख्यक सरकार, एकल दल, फिर भी चुनाव पूर्व गठबंधन NDA का अनुसरण किया गया। तो ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपसे जो है कोई 6 प्रमुख मुद्दे या आपसे 3 भी पूछ ले उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल दे, तो ये आपके मुद्दे होंगे जो भारतीय राजनीति के 6 प्रमुख मुद्दे हैं। आगे हम आते हैं, और भी लिख सकते हैं आप, बहुत सारे मुद्दे हैं जो हुए हैं, आप यहाँ पे जरूरी नहीं है यही लिख सकते हैं। हाँ, आपकी मर्जी है, ये 6 पॉइंट दिए हुए हैं। क्रिटिकली एवेल्युएट द 6 मेजर इश्यू ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, यहाँ पे ट्रिपल तलाक हो गया, आर्टिकल 370 रिपील ऑफ एग्रीकल्चर एक्ट हो गया, CAA NRC लॉ हो गया, राम जन्मभूमि हो गया, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा एंड मेजोरिटी गवर्नमेंट सिंगल पार्टी, ये वाला हो जाएगा। तो ये इंग्लिश मीडियम है, आप इन्हें पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये हो जाएगा आपका अथवा क्वेश्चन नंबर 29 का। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में है 1975 में जो आपातकाल लगाया गया उससे सीखे गए क्या क्या सीख मिलती है हमें, यही पूछा गया। तो बहुत सारी सीखें हमने जानी यहाँ पर, जैसे आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां हमें पता चल गई, यानी लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियों का पता चला। इससे क्या हो गया, लेकिन जल्दी क्या है, लोकतंत्र यहाँ पे अगर हम देखें, भारत में इमरजेंसी तो लगी, आपातकाल तो लगा, लेकिन इससे हमें ये पता चल गया कि लोकतंत्र को जो है यहाँ से हटा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जल्दी जो है कामकाज लोकतंत्र की राह पर लौट आता है और इस प्रकार भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है। तो लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई, इससे हमें ये सबक मिली। दूसरा, अगर हम देखेंगे, आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई तथा इन अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन अस्तित्व में आए। तो नागरिक अधिकारों के लिए कई संगठन बनाए गए, अगर आप इन्हें देखेंगे तो इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आपातकाल के दौरान जो है नागरिकों के जो भी अधिकार थे वो छीन लिए गए थे, एक तरह से उनके मौलिक अधिकारों तक को भी जो है ठेस पहुंचाया गया। तो इसके लिए आगे चल के जो है इन्होंने ये अपनाया। संविधान के आपातकाल के प्रावधान में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, यानी इसके साथ ही जो है आपातकाल की घोषणा सलाह पर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित रूप में देगा और साथ ही आंतरिक अशांति नहीं, सशस्त्र विद्रोह हो तो जो है आपातकाल लगाया जा सकेगा। आपातकाल में इस शासक दल ने पुलिस तथा प्रशासन को अपना राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया था। ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाई थी, तो इन्हें भी क्या है, स्वतंत्रता दी गई। तो ये जो है हमें सीख मिलती है कि आपातकाल अगर देश में दोबारा लगेगा तो हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है। तो हमें सीख मिलती है क्या क्या, ये मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, एक्सप्लेन द लेसन्स लर्न फ्रॉम द इमरजेंसी इम्पोज्ड इन 1975। तो लेसन्स क्या क्या मिले हमें, हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चला डेमोक्रेसी का, इंडियन डेमोक्रेसी का। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आफ्टर द एंड ऑफ डेमोक्रेसी द कोर्ट्स हैव प्लेड एन एक्टिव रोल इन जो है प्रोटेक्टिंग द सिविल राइट्स। तो सिविल राइट्स के बारे में हमें पता चला। इन द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन प्लेस ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस द वर्ल्ड आर्म्ड जो है रिबेलियन हैज बीन एडेड। तो इन्होंने ये ऐड कर दिया इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह। आगे देखिए, इन द इमरजेंसी द रूलिंग पार्टी यूज द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज देयर पॉलिटिकल टूल। तो इसको भी खत्म किया गया। तो ये चीजें आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में लिख। इसी के और में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था एवं आपातकाल के प्रमुख कारणों की चर्चा करें। आपातकाल देखें हम तो आपातकाल लगाया कब गया था, 1975 में 25 जून को 1975 से
जो है लगा दिया गया था। 18 माह तक अनुच्छेद 352 के तहत जो है ये लगाया जाता है। 352 के तहत जो है भारत में आपातकाल लगाया जाता है। प्रावधान देखें तो आंतरिक अशांति के तहत जो है लगाया गया था। भारत में देश की आपातकाल में देश की अखंडता व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समस्त शक्तियां केंद्र सरकार को जो है प्राप्त हो जाती है, यानी केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां अब चली जाती है। और आपातकाल के अगर प्रमुख कारणों की बात करें तो गरीबी हटाओ का नारा था, वो कुछ खास नहीं चल पाया था। इंदिरा गांधी के द्वारा जो लाया गया था, बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर जो है भारी बोझ पड़ा था, क्योंकि वहां के लोग जो है यहाँ पे आने लग गए थे, शरणार्थी की समस्या हो गई थी। अमेरिका जो द्वारा जो मदद दी जा रही थी भारत को, वो बंद कर दी गई थी। छात्र आंदोलन हुए 1974 में, आप ये लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि बढ़ती सामानों का जो है रेट बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से इसमें हुआ। भ्रष्टाचार लिख सकते हैं आप, जैसे 1974 में बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में भी आंदोलन शुरू हो जाता है। नक्सलवादी आंदोलन, जैसे बिहार में आंदोलन होता है तो जयप्रकाश नारायण क्या है, इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। नक्सलवादी आंदोलन, इस अवधि में संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूह की सक्रियता बढ़ जाती है। रेल हड़ताल भी होती है। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय समिति ने रेलवे कर्मचारियों की सेवा तथा बोनस आदि से जुड़ी मांगों को लेकर 1974 में जो है हड़ताल की थी। तो आप देखेंगे 1974 में बहुत सारी घटनाएं हुई, जिससे 1975 में चलकर जो है आपातकाल लगाया गया। और भी बहुत सारी कठिनाइयां आई हमारे सामने, जिसके सामने आपातकाल लगाया गया। लेकिन हाँ, आपातकाल क्या सही था या नहीं था, वो सबकी अपनी राय है, लिख सकते हैं। अंडर विच आर्टिकल द इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड इन इंडिया एंड डिस्कस द मेन केस कोर्सेस ऑफ इमरजेंसी। तो यहाँ पे अगर देखें हम, तो मेन रीजन क्या क्या थे इमरजेंसी इम्पोज करने के, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द स्लोगन ऑफ जो है इराडिक्टिंग पॉवर्टी डिड नॉट वर्क वेल, ये अच्छी तरह से वर्क नहीं किया था है। एंड इससे पहले ये भी पूछा गया है कि इमरजेंसी इम्पोज जो किया गया वो किस आर्टिकल के अंडर आता है, तो आर्टिकल आपका 352 के अंदर आता है, ठीक है, जो कि इंटरनल डिस्टर्बेंस का इसमें आता है। बाकी आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि क्या क्या रीजन थे जिसकी वजह से जो है आपातकाल लगाया गया भारत के अंदर, ये आप लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी आपका ये पूरा पेपर कुछ इस तरह से हो जाता है।